गुड मॉर्निंग, दिस इज अभिनय शर्मा और आज हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का बीए का फर्स्ट सेमेस्टर जो कि फर्स्ट ईयर का है, इसकी इकाई थर्ड यानी कि यूनिट 3 देखेंगे। आज के टॉपिक हमारे होने वाले हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इतने भी डिटेल में नहीं, क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा और हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में हम हल्की सी जानकारी इसकी ले रहे हैं। हमारा कोई क्वेश्चन भी छूटे ना, हमारा काम भी हो जाए। लेकिन आपको मालूम है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक संविधान का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। भाग 3 के मौलिक अधिकार हैं, तो हमें निसंदेह इसकी एक हम कह सकते हैं विशेष पढ़ाई की जरूरत है, जो आप बुक से भी कर सकते हैं, इंटरनेट से भी कर सकते हैं, आराम से करिएगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस प्रकार पढ़ाई करेंगे, कोई भी चीज हमको छुटनी नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए, और हम पहला टॉपिक अपना रखेंगे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। हम सभी ने सुन रखा होता है कि आखिरकार मौलिक अधिकार, हम सभी सुन रखे हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, लेकिन हमें इस बात की बहुत कम जानकारी होती है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और हमें क्यों दिए जाते हैं। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को इस चीज को मिलना ही चाहिए। ये जो अधिकार हैं हर व्यक्ति को समान रूप से वितरित किए गए हैं। हालांकि हर अधिकार हर व्यक्ति के लिए समान रूप से वितरित किया गया है। फंडामेंटल का मतलब ही ये होता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, धनी हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, उसके लिए वो संविधान सभी के लिए बराबर तौर पर मायने रखते हैं। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो ये संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। यहां पर पॉइंट लिखिए आप, भाग 3 में दिए हुए हैं। संविधान के भाग 3 में दिए हुए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, अगर हमारे यहां पर आए तो सबसे पहले 1931 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके मतलब हम कह सकते हैं अध्यक्ष उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उन्होंने सबसे पहले मांग करी थी, किनकी? मौलिक अधिकारों की सबसे पहली मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन के अंदर करी थी। इसका प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। हम इन सारे जो हैं ये इनको हम 6 के 6 सारे के सारे को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी बेसिक की जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं। इनको अमेरिका के संविधान से लिया भी गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। आज हम जो 6 देख रहे हैं, ये देखिए समानता का अधिकार, इसको हम डिटेल में देखेंगे 14 से लेके 18 तक। यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया, ये 14 से लेके 35 तक होते हैं, सॉरी 14 से लेके 18 तक समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखेंगे, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। इसके बाद देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। इसके बाद हम देखेंगे संविधान के उपचारों का अधिकार, वो है अनुच्छेद 32 में। हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो संख्या में 7 थे, लेकिन एक 44वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ, यानी कि संशोधन पारित हुआ 1978 में एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ, संशोधन हुआ 44वां। उसके तहत एक हमारा अधिकार खत्म कर दिया, वो था संपत्ति का अधिकार। आज जो छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 7वें नंबर पर था और वो 6ठे नंबर पे था संपत्ति का अधिकार। उसको आज हमें बदल के 3 आर्टिकल एक्ट इसमें लिख देना 300A में रख दिया गया, उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार, वो मतलब मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक चीज और याद रखने वाली चीज है कि अगर आपातकाल की स्थिति में ये सारे के सारे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनको स्थगित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये स्थगित नहीं करे जा सकते। मौलिक अधिकारों को मतलब हम शाब्दिक रूप से देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि स्थगित कभी नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि जब भी कभी आपातकाल की इमरजेंसी की स्थिति आएगी तो इनको स्थगित किया जाएगा। लेकिन एक 352 अनुच्छेद 352 में ये प्रावधान है, आपातकाल के दौरान जीवन और जीवन की स्वतंत्रता की जो हमारा अधिकार है उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, बाकी सारे के सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया जा सकता है। अब हम डिटेल में देखते हैं मौलिक अधिकारों को। बहुत छोटा लेक्चर होगा, आराम से कवर कर लेंगे। देखिए समता, पहला हमने देखा था समता या समानता का अधिकार। समता का मतलब ये होता है कि हर कोई व्यक्ति एक तरह से, हर तरह से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कैसा भी स्टेटस हो, किसी के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
हर किसी को एक तरह से समान तरह से ट्रीट करना है, संविधान को, न्यायालय को, यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ की शासन को। अगर अगर हम देखेंगे तो पहला अनुच्छेद 14 है, 14 से लेकर 18 तक इनका वर्णन किया गया है। 14 से लेकर 18 तक इनका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 14 के अंदर देखेंगे विधि के समक्ष समानता। इसके अंदर हम देखते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कोई व्यक्ति अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, हर कोई संविधान की नजर में एक समान होगा। अगर वो न्याय के दरवाजे तक जाएगा तो उस हर व्यक्ति को बराबर नजर से आंका जाएगा, ना उनके कपड़े से, ना उनकी आर्थिक स्थिति से, ना उनके रहन सहन से, ना उनके धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो न्याय लेने जाएगा तो उसको हर समय, हर स्थिति में बराबर न्याय ही दिया जाएगा। फिर देखते हैं अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 के अंदर हम देखते हैं धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। कोई व्यक्ति किस धर्म में अपना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ किसी प्रकार का यहाँ का संविधान, यहाँ का न्यायालय, यहाँ का शासन भेदभाव नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर उसे दंडित किया जाएगा प्रावधानों के तहत। किसी भी नस्ल का हो, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, कहीं का भी हो, चाहे वो किसी स्थान पे जन्मा हो, जन्म स्थान के आधार पे भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अगर इस समय मतलब इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति अथवा लिंग अथवा धर्म स्थान के जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो पूरी तरह से निषेध है। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर में अवसर की समानता। इसको ऐसे भी लिखा हुआ आपको पाएंगे, लोक नियोजन की, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी कि गवर्नमेंट, जैसे बहुत सारी आपने देखी होगी गवर्नमेंट नौकरी है, या इन्हें हम अवसर बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति की आजीविका चलाने के लिए जो भी हम नौकरियां निकालते हैं, हम कह सकते हैं कोई भी हम अवसर देते हैं उनको, कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो हम किसी आधार पे अपॉर्चुनिटी को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। वो अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को समान तरीके से मिलनी चाहिए, सिवाय आरक्षण को छोड़ के। आरक्षण एक अलग तरह का मतलब टॉपिक बन सकता है। तो अवसर की समानता, हर व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, हर किसी को बराबर अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता माने होता है छुआछूत। पहले क्या हुआ करता था, आप मालूम होगा कि अगर आप भारतीय समाज में जन्मे तो निसंदेह ही हर कोई व्यक्ति जानता है, आप भी जानते होंगे, पहले लोगों के अंदर छुआछूत व्याप्त थी। वो जाति के आधार पर लोगों को छुआछूत व्याप्त थी। जो है कुछ लोग दलित जो थे उनको पहले नीची जात बोला जाता, आज भी नीची जात बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो उनको लोग छूते नहीं थे, उनको ऐसा मानते थे कि अगर हम इनसे छू लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ये एक तरह से उनकी जो इमोशंस है, उनकी भावनाएं उनको आहत करता था, उनको ठेस पहुंचाता। तो सरकार ने एक ठोस नियम बनाया, अस्पृश्यता किसी भी तरह से निषेध है। कोई भी छुआछूत का या भेदभाव का, वहां पर कोई बच्चा अगर स्कूल में जाता है किसी भी जाति का हो, बच्चों के बीच में बैठेगा, ऐसा नहीं होगा, उसको एक कोना मिलेगा। कोई भी व्यक्ति बैंक में, मंदिर में, कहीं पे भी जाता है तो उसके साथ छुआछूत वाला जो भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। हमारे संविधान के अंदर ये प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा दी हुई उपाधि को धारण नहीं कर सकता है, चाहे वो देश में दी हो चाहे विदेश में, सिवाय वो सेना से संबंधित अगर उपाधि है, जैसे आप जनरल हैं तो जनरल बन सकते हैं, या कोई भी, या फिर विद्या से संबंधित पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि इत्यादि, ये इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सभी को उपाधियां दी जाती हैं। यानी कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कोई भी उपाधि कहीं से भी आप नहीं ले सकते हैं। जैसे पहले आपने देखा हुआ, पहले सर हुआ करते थे, लॉर्ड हुआ करते थे, वो सारी उपाधियां दी जाती थी। आज के समय में जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और हमारे साथ जो मौलिक अधिकार हैं, खासकर समानता, समता का अधिकार हम कह सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 18 के अंतर्गत ये पूरा का पूरा प्रावधान है कि किसी के साथ मतलब कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बता सकता, जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको उपाधि धारण करने के लिए ना कहे। और ये उपाधि कब मिलती है, जब आप सेना में हो या किसी विद्या में पारंगत हो, आपको पद्म भूषण इत्यादि मिला हो, तभी आप बन सकते हैं। ये तो था हमारा समता और समानता का अधिकार, और हम इनके अंदर देख लिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 तक देख लिए आराम से। इसके बाद हमारा अगला जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता यानी कि द फ्रीडम। सबसे बड़ा लोकतंत्र की जो हम कह सकते हैं कामयाबी, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। हालांकि कामयाबी कोई छोटी नहीं होती है, लेकिन इस कामयाबी के लिए हम सदियों तक अंग्रेजों से लड़े, और सदियों तक अंग्रेजों से ही नहीं, अंग्रेजों ने हमें ये देने में महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया है, लेकिन हम कह सकते हैं सदियों तक सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े। हमेशा व्यक्ति सदियों से मानव से हम कह सकते हैं शासन से लड़ता रहा है, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे कोई सा भी तंत्र हो, लोकतंत्र को छोड़ के, उससे हमेशा व्यक्ति मौलिक अधिकारों के लिए
लड़ता रहा है, और खासकर स्वतंत्रता का अधिकार। शुरुआत करते हैं हम अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 में बोलने, संघ बनाने, आने जाने, व्यापार आदि की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। आप कोई भी, हम कह सकते हैं, भाषण कहीं पर दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अपने अखबारों में लिख सकते हैं, ये इसी एक्ट के तहत है। संघ बनाने, आप अपना संगठन बना सकते हैं, कहीं पे अभी देश के अंदर आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और यही नहीं, कहीं पे भी आप अपनी जगह जमीन खरीद कर रह सकते हैं, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जो पहले था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी आप, हम ये चीज हटा सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप जाके जगह लेकर रह सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षक, ये बहुत महत्वपूर्ण और एक अच्छा कानून है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे पहले, सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति को एक कर्म के लिए, हम कह सकते हैं एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दे सकता है। कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दिया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस समय जो कानून है उसके संदर्भ में जो वो कानून उस सजा को बोलेगा, वही उसको सजा दी जा सकती है। ये नहीं है कि 20 साल पहले कानून उसका मृत्युदंड था तो मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर आज का कानून उसको 2 साल की सजा बोल रहा है तो 2 साल ही दिया जाएगा। और ये भी नहीं सोचा जाएगा भविष्य में इसके पीछे क्या कानून बनने वाला है या क्या विधेयक चलता है। यानी कि वर्तमान के समय में जो कानून मौजूद है उसी के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। और चाहे 1 मिनट बाद वो कानून बदल जाए, उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके मतलब में ये है, ठीक है। तो आप यूं का यूं याद, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 के अंदर देखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन और प्राण उसके लिए बहुत बहुमूल्य चीज है, और इसको कोई भी व्यक्ति उनसे वंचित नहीं कर सकता है। सिवाय संविधान के नियमों के अलावा न उन्हें कोई दंड दिया जा सकता है, न ही उनकी स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। ये वाला है। फिर अनुच्छेद 21A, ये 2000 में आया, सन 2000 में, ठीक है। इसको देखना, सन 2000 में आया है। ये एक अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट है, उसके अंतर्गत आया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, हर माता पिता, संरक्षक और पेरेंट्स हम कह सकते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को, दायित्व नहीं, उनको अधिकार है कि अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जरूर दिलवाएं। आज जो हमारे गांवों में प्राइमरी स्कूल्स जो बने हुए हैं वो इसीलिए हैं, कक्षा 8 तक बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूर दिलवाएं। हालांकि उनमें क्या होता है वो दूसरी चीज है। अनुच्छेद 22, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यही टाइम लगे, हम आपको बता दें कि जो मौलिक अधिकार है यही थोड़ा लॉन्ग है, इसके अलावा वो तो सिर्फ एक नजर के हैं और 2 मिनट की चीजें, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो कुछ दिशाओं में गिरफ्तार और निरोध की संरक्षण है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे जो मुख्य बहुत सारे गिरफ्तारी से संबंधित कानून है वो इसी के अंतर्गत दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति को जब हम गिरफ्तार करते हैं तो उसको हमें सबसे पहले कारण बताना होगा कि हम तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर भी लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी जो भी है यानी कि न्यायालय में पेश करना चाहिए, सिर्फ सिवाय आने जाने का समय उसको छोड़कर। आने जाने का समय आप छोड़ सकते हैं कि हो सकता है 2-4 घंटे आने जाने में लग जाए, तो उसके अलावा जो 24 घंटे उसमें उसको पेश करना ही होगा। तीसरे जो इंपोर्टेंट कानून इसके अंतर्गत ये है कि किसी भी व्यक्ति को जब आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसके लिए उसको जो मनपसंद वकील है वो उसको रख सकता है, उससे सलाह ले सकता है, उसके मनपसंद वकील से ही सलाह ले सकता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हम देख लिए कि अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया, 20 में क्या कहा गया, 21 और 21A, आर्टिकल 21A इज इंपोर्टेंट और इसको पूछा भी जा सकता है। और अनुच्छेद 22 ये भी इंपोर्टेंट है, इसके अंतर्गत हमने 3 कानून बताए। पहला, कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताओ। दूसरा, 24 घंटे के अंतर्गत दंडाधिकारी के सामने पेश करो। और तीसरा हमने जो बताया वो इंपोर्टेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होने के बाद अपना मनपसंद वकील रख सकता है, उससे सलाह ले सकता है। ये हमारे संविधान के अंतर्गत प्रावधान है। अगला जो तीसरा कानून वो इंपोर्टेंट ये है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला अनुच्छेद 23 के अंदर देखा है कि मानव व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव का कोई भी व्यापार हो उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। ना ही किसी व्यक्ति को आप दास बनाकर अपने यहाँ काम कर सकते हैं, ना ही किसी व्यक्ति का शोषण किसी प्रकार से कर सकते हैं। ज्यादा शब्दों में नहीं कहूंगा, आप समझ चुके हैं। और ना ही किसी को बलात् श्रम के लिए अपने यहाँ रोक सकते हैं, ना ही किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को अपने पास हम कह सकते हैं काम के लिए रख सकते हैं। वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया जाएगा। मानव व्यापार के अंदर आप समझ जाते हैं कि मानव का कई तरह का व्यापार होता है, वो पूरी तरह से प्रतिषेध है। ना ही किसी के अंग भंग कर सकते हैं आप, ना उनको बेच सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बढ़े थे। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, मानव व्यापार और बलात् श्रम प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 24 के अंतर्गत देखते हैं बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
यानी कि जो बच्चे हैं वो 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको, आई एम सॉरी कंफ्यूजन, सॉरी 14 साल के जो बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको आप अपने यहाँ हम कह सकते हैं काम पर जबरन नहीं रख सकते। और जबरन क्या, नॉर्मली नहीं रख सकते। बालकों की श्रम का नियोजन बिल्कुल भी प्रतिषेध है। आप उन बच्चों को अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकते, ये कानून के दायरे में नहीं आता है। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऐसी जगह पर, हाँ ये नहीं है कि आप उनको, जैसे पेरेंट्स हैं उनकी सहायता ले सकते हैं खेतों में, ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं है ये कि पेरेंट्स वगैरह आपने खेतों में उनको बच्चों को काम पे लगा सकते हैं, थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, अपनी दुकान पर काम पे लगा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं स्कूल के बाद। क्यों? क्योंकि 614 साल के 21A आर्टिकल 21A जो मैंने बताया है, 21 का बताया है, अनुच्छेद 21 का, उसके अंतर्गत क्या हमने देखा, हर पेरेंट, हर माता पिता को यह अधिकार है कि अपने बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आवश्यक शिक्षा जरूर दिलवाएं। इसी के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 24 भी देख लिया, जिसमें 14 साल से छोटे यानी कि कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह से काम करने के लिए निषेध बताया गया है। ये सारा का सारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, एक मिनट, शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लिया, अनुच्छेद 24। स्लाइड नहीं बन पाई थी, लेकिन जल्दी ही मैंने अपने हाथ से लिखकर एक स्लाइड तैयार की है। हो सकता है थोड़ा राइटिंग खराब है, लेकिन कंटेंट पूरा का पूरा मैंने देने की प्रयास करी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक, चौथा जो है हमारा, तीसरा हमने देख लिया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार अच्छे से देख लिया था, इसमें बालकों के नियोजन तक का प्रतिषेध तक हम देख लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि इस पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को दिए गए। सबसे पहला है धर्म मानने की स्वतंत्रता। देश के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहा हो, वो कोई भी धर्म मान सकता है, चाहे वो हिंदू हो, वो चाहे मुसलमान। अगर वो हिंदू है, उसको लगता है मुस्लिम धर्म अच्छा है तो मुस्लिम मान सकता है, और कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसको लगता है हिंदू धर्म अच्छा है तो वो हिंदू मान सकता है। कोई भी धर्म आप अपनी इच्छा अनुसार अपना सकते हैं। ये दिन का समय हो सकता है, बाहर की कुछ आवाजें आ जाएं, बट मैं कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म मानने की स्वतंत्रता करी गई। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता करी गई। आप चाहते हैं कि मैं भागवत कराऊं, आप निसंदेह करवा सकते हैं, सरकार पूरी सुरक्षा के साथ आपकी भागवत करवा देगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसके अलावा आप कोई भी, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, निसंदेह आप कहीं पे भी करवा सकते हैं। ये आपको अधिकार, स्वतंत्रता, ये आपको अधिकार देता है कौन? आपका संविधान। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत हम धर्म से प्राप्त आय पर कर नहीं लगा सकते हैं, यानी कि जो भी धर्म के नाम पर फंडिंग होती है उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है। अगर मंदिर के अंदर हमने देखा, जब रुपए जमा करते हैं ना हम जाकर मंदिर के अंदर, जो रुपए चढ़ाते हैं, तो लाखों करोड़ों की संख्या में रुपया चढ़ता है, लेकिन उस पर कोई सरकार टैक्स नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रूल है, एक नियम है, एक मौलिक अधिकार है, जो ये है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत देखें, सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी सरकारी जो संस्थाएं, जैसे हमारे गांव के स्कूल होते हैं, या फिर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, कुछ भी कह सकते हैं आप, कोई ऑफिस है, उसके अंतर्गत, उसके अंदर हम कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, वहां पर कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं मना सकते हैं। लेकिन अगर प्रशासन का आदेश हो तो आप मना भी सकते हैं, धार्मिक प्रोग्राम मना सकते हैं, बट धार्मिक शिक्षा वहां पर कतई नहीं चलेगी। अगला हमारा पांचवा है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत हम देखते हैं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। कोई भी देश में, हमारे देश के अंतर्गत जो जितने भी अल्पसंख्यक हैं, वो चाहे कोई भी संस्था, कोई भी उनकी चाहे कोई भी कल्चर हो, कोई भी शिक्षा की प्रणाली हो, उसका हम पूरी तरह से संरक्षण करेंगे। जैसे मान लीजिए ट्राइब्स एरियाज की बात करें, ट्राइब्स के अंदर हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो अलग है, ट्राइब्स का अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके कल्चर को खत्म कर दें, जाकर उनकी संस्कृति को खत्म कर दें। हमारा संविधान उन्हें यह अधिकार देता है कि आप चाहे किसी भी कल्चर के हों, चाहे किसी भी संस्कृति के हों, आपको पूरी तरह से संरक्षित, सुरक्षित किया जाएगा। आपकी जो भी शिक्षा है उसको पूरी तरह से हम सुरक्षा देंगे। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत हम देखते हैं संस्थानों की स्थापना करी जाएगी, उस पर अल्पसंख्यकों का प्रशासन होगा। कोई भी अल्पसंख्यक अपने अनुसार, अपनी जो उनकी शिक्षा, जो उनका कल्चर है, वो उसके अनुसार अपना संस्थान बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं। और सरकार को ये आदेश देता है हमारा संविधान कि उनको भी जाकर फंडिंग करो, उनको भी अनुदान दो, उनको भी रुपए दो, उनकी चाहे उनकी अपनी वो कल्चर चला रहे हैं, अपनी संस्कृति बचा रहे हैं, उनको जाकर और तुम रुपए दो, ये बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत हम देखते हैं अनुच्छेद 32। इसके जो अनुच्छेद 32 है उसमें हमारा संविधान 5 तरह की रिट,
5 तरह की रिट हैं जो हमारे पास दी हुई हैं, जिसमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश। रिट को रिट के नाम पे ही आप याद रखें, आपने बहुत बार नाम सुना होगा रिट क्या है। इसके अंतर्गत हम बताएं, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेखन और चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रक्षालेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये होता है जब कोई भी अधिकारी आपको अरेस्ट कर लेता है, कोई भी चाहे दरोगा हो चाहे कोई भी हो, और बिना बात के अरेस्ट कर लेता है और उसकी किसी भी तरह से कोर्ट को मतलब भनक तक नहीं है, तब आप अपना प्रार्थना पत्र जाकर लगा सकते कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ये आदेश जारी करेगा उस अधिकारी के लिए कि 24 घंटे के अंतर्गत, यार इतने समय के अंतर्गत आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए, एक नोटिस के अंतर्गत पूरी जानकारी दीजिए कि आपने उसे क्यों अरेस्ट किया, क्या कारण था, पूरा का पूरा कारण बताइए। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इसके बाद है परमादेश। परमादेश के अंतर्गत क्या होता है, जब कोई अधिकारी है यानी गवर्नमेंट अधिकारी है और उसका काम होता है सार्वजनिक कामों को करे, जब वो सार्वजनिक कामों को न करके अपने निजी कामों को करने लगे, खुद का हित देखने लगे, तब कोर्ट उनको एक आदेश देता है कि आप इन इन कामों को करें और आपके लिए ये सरकार ने काम बनाए हैं, अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो एक आदेश देता है, इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को आदेश होता है। आप लिख लीजिएगा, मैं तो बताता चलता हूं, यहां पे भी लिख दें सरकारी आदेश। इसके बाद है प्रतिषेध लेखन, प्रतिषेध लेख। इसमें क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय हमारे का सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ये अपने नीचे वाले न्यायालयों यानी कि जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और जो एसडीएम कोर्ट हैं, उनको आदेश देता है अगर कोई ऐसा मामला गंभीर मामला है और वो हमारे दायरे का नहीं है, तो उनको ये आदेश देता है कि ये आपके दायरे का, ये मतलब हम कह सकते हैं ये जो काम हो रहा है ये आपके दायरे में नहीं है, या ये क्राइम है या जो भी चीज है ये आपके दायरे का नहीं, ये अपर कह सकते हैं अपर कोर्ट का है, उनको ही करने का है, तो आप इसको मत करना। इसमें क्या होता है, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको आदेश दिया जाता है। इसके बाद है उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या है, जब बहुत सारे हम देखते हैं कि रोज हजारों की संख्या में वहां पर केस पहुंचते हैं न्यायालय के अंदर, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अगर मान लीजिए वहां पर बहुत सारे केस लंबित हैं, तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनको आदेश देता है कि जितने भी लंबित कोर्ट हैं उनको अपर कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ऊपर वाले कोर्ट में भेज दीजिए, उनको हम निपटाएंगे। इसके बाद अधिकार प्रक्षालेख। जब कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा अधिकारी है जो ऐसे कामों को करने लगता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो अपने से हम कह सकते हैं जो उनको डिसीजन नहीं लेना चाहिए उससे भी ज्यादा बड़े डिसीजन ले लेता है, तब कोर्ट उनको आदेश देता है कि आपको ये डिसीजन नहीं लेने और आपको ये काम नहीं करना है। इसके बाद हम मौलिक कर्तव्य देखेंगे, लेकिन मौलिक कर्तव्यों से जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या मौलिक अधिकार वास्तव में समझ में आया। वैसे तो मैंने ज्यादातर एक्सप्लेन करके समझा दिया है और ज्यादातर चीजों को बता दिया है, और उम्मीद है समझ में भी आया होगा। थोड़ा जल्दी बोलता हूं इसीलिए क्योंकि आपका जो लेक्चर है वो लंबा हो जाता है। तो क्या आपको समझ में आया? इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड यूनिट है वो भी मैंने अपलोड कर रखी है, अच्छे से पढ़ लीजिए जाकर, और हर चीज को मैंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को बताया है, कैसे कहां से शुरू हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह, सेटलमेंट एक्ट वगैरह, 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट, इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उनको जाके पढ़िए। बात कर रहे हैं अब हम मौलिक कर्तव्यों की। हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपको ये भी बता दें, सरदार स्वर्ण सिंह ने सबसे पहले इन बातों की जो है संसद में चर्चा करी, और उनकी जो हम कह सकते हैं सिफारिश थी सरदार स्वर्ण सिंह की, उसकी सिफारिश के अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। पहले हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन बाद में 11 है, ये सन 2000 में जोड़ा गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट में। तो पहला है, प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, राष्ट्र के जितने भी हमारे आदर्श गीत हैं, आदर्श चिन्ह हैं, उन सभी का सम्मान करे। सीधी सी बात है, सरल, आपको समझ में आया होगा। हालांकि अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इनसे बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये किसकी सिफारिश पर लाई गई? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर लाई गई। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आई एम सॉरी, रूस के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से नहीं लिए गए। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, मेरे को अभी ध्यान आया। इसके बाद हम कर रहे हैं सेकंड, ये स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यानी कि जो हमारे जितनी भी इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता के लिए,
उसमें जितने भी हमारे बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया था, जो हमारे बुजुर्ग हैं या हम कह सकते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भाग लिया था, उनका हमें सम्मान करना है। चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित रहा हो, उसका हमें सम्मान करना है। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। हमारी जो एकता है, भाईचारा है, भ्रातृत्व की भावना है, अखंड भारत है, यूनिफाई इंडिया है, उसकी हमें रक्षा करनी है। ये नहीं है कि हम देश विरोधी ही नारे लगा दें, देश को तोड़ने की बात कर दें, नहीं, देश की रक्षा करें। जो जिस स्तर पर आपसे मतलब संभव है, ये जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करें, जहां पे भी आप हैं वहां से अपने देश की रक्षा करें, आपके देश के हित के बारे में सोचें। पांचवा है भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण करें। अपने देश के अंदर का जो समरसता यानी कि आत्म प्रेम, अपने प्रेम है जो उसको बढ़ाए रखें और समान भ्रातृत्व की, भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी रक्षा करना, संरक्षण करना, उसको बढ़ाएं। जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। हमारा जो संस्कृति है, आज जिस हम कैसे संस्कृति में हम रहते हैं, कल्चर में रहते हैं, और जो आज हमारे पास संस्कार है, उनकी रक्षा करें, उनको हमेशा आगे बढ़ाते रहें, आगे वाली पीढ़ियों को बताते रहें और इसका रक्षण भी करें, संरक्षण भी करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको देखें, संभालें, बचाएं और उनकी रक्षा करें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। हमारे देश के अंतर्गत अंदर हम ऐसा ना करें, उनके अंदर भड़काऊ भाषण दें, उनको लोगों को तोड़ने की बात करें, धार्मिक उपदेश दे देकर लोगों में अंदर फूट डालें, कूट कुटान मचवा दें। नहीं, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पढ़ाई लिखाई की बातें करनी है, ज्ञान की भावना फैलानी है चारों तरफ। और नौवां जो हमारा कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। जो भी हमारी सरकारी गवर्नमेंट संपत्ति है, जो भी चीजें हैं, उसकी हमें सुरक्षा करना, ये हमारा अधिकार है, नहीं सॉरी, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है। इनको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। और 11 और अंतिम है जो भी संरक्षक हैं आपके मदर फादर, जो भी, सॉरी 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, चाहे कोई भी हो, आप अपनी उन्नति के बारे में सोचें, चाहे सामाजिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, और उन्नति की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, ना कि अवनति, झूठे छूटे किस लगाकर लोगों को फंसाएं ना। ये सारी चीजें हम इसमें बता रहे हैं। इसके बाद है संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना। जो भी आपके छोटे भाई बहने हैं, उनको आप जरूर अपने स्कूल में भेजिए, जो पास का स्कूल है। 6 से 14 वर्ष बच्चों, जो पिताजी हैं उनका और मदर्स हैं, और जो भी संरक्षक है, अगर माँ बाप नहीं है तो उनका ये दायित्व बनता है, कर्तव्य है उनका कि अपने छोटे बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की तो शिक्षा दिलवाएं ही, उनको अनपढ़ ना रखें। इसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। 11 सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हम कह सकते हैं हमारे जो नीतियां बनाती है सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज देती है, वो इसी के अंतर्गत आती है। तो हमें बिना देर करे इसको शुरुआत करनी चाहिए। अनुच्छेद 38 से ये शुरू होते हैं और संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। किसी और किताब से पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा आपको कठिन से समझा दिया हो, लेकिन मैंने इसमें जो परिभाषाएं जितनी भी कठिन उनको सरल बनाने का कोशिश किया है और इस प्रकार लिखा है कि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो अनुच्छेद 38 से शुरू करते हैं। वैसे अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक इनका जिक्र किया जाता है। अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक मैंने आपको बता दिया। भाग 4 में अनुच्छेद संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक। यहाँ पे भी मैं गलत बोल गया, 36 से लेकर 51 तक। क्यों? अनुच्छेद 34 तक तो हमारे क्या थे, अनुच्छेद 14 से लेकर 34 तक हमारे मौलिक अधिकार थे, तो हमारा ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये 36 से लेकर 51 है। अनुच्छेद 38 में हम देखते हैं राज्य लोगों के लिए योजना बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। पहला हमारा जो दिया गया है वो राज्य लोगों के लिए योजनाएं बनाएगा। जो भी हमारी योजनाएं बनती हैं वो इसी के अंतर्गत बनाती हैं। ये हमारा संविधान उनको निर्देश देता है कि जो भी गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए योजनाएं बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, कॉमन सी बात है। अनुच्छेद 39 में 39 का में बताया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में करी गई है। हर व्यक्ति को समान न्याय देगा और जो भी
न्याय से संबंधित सहायता वो दी जाएगी हर व्यक्ति को। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर वो काम मजदूरी का कर रहा है तो जो पुरुष को वेतन मिलेगा वही महिला को मिलेगा। अगर वो काम सरकारी गवर्नमेंट में कहीं पर भी कर रहा है, वो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये किसी की तरह से भेदभाव नहीं सहा जाएगा कि महिला को कम मिले या पुरुष को ज्यादा मिले, नहीं। अनुच्छेद 39 ख में 39 ख में दिखाया गया है कि सार्वजनिक धन का सही प्रयोग किया जाएगा। ये नहीं है कि सार्वजनिक धन का निजी हित में प्रयोग किया जा सकता है, नहीं। सार्वजनिक हित का इस प्रकार प्रयोग किया जाए ताकि हर व्यक्ति को उसका सहायता मिले और हर व्यक्ति का उसमें हित छिपा हो। इसके बाद 39 ग, धन का समान वितरण किया जाएगा। हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को समान तरह से धन की वितरण किया जाएगा। अनुच्छेद 40 में दिखाया जाता है ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि आज हम गांवों में देखते हैं ग्राम पंचायत मिलती है, उनका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत हम देखते हैं कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी है। अगर हमने बात कर रहे थे कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी, अगर कोई व्यक्ति जैसे बहुत अति गरीब है और वो अपना घर नहीं बना पा रहा है, तो सरकार को ये संविधान निर्देश देता है कि उसकी सहायता करी जाए, उसके लिए कॉलोनी बनवाई जाए। हम देखते हैं कि हमारे और पास समाज में बहुत सारे लोग पेंशन लेते हैं, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है। ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं, यानी कि अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आती हैं। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सरकार सहायता करती है, उसी के अंतर्गत आती है। फिर अनुच्छेद 42 आता है। अनुच्छेद 42 में देखा काम की न्याय संगत और मानवोचित उपबंध की बात करी गई है। मानवोचित उपबंध या वाह, ठीक है। तो हर व्यक्ति को काम देने की बात करी गई है, कि उनको न्याय संगत कार्य देने की बात करी गई है, और मानवोचित, उसका वैल्यूएबल जो भी है, वैल्यू के अंतर्गत उसको मनी दिया जाएगा, उसका उपबंध किया जाएगा, ऐसी बात करी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 43 के अंतर्गत हम देखते हैं काम कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। जो भी काम करने वाले छोटे छोटे उद्योग, हम कह सकते हैं व्यापारी हैं, उनको सरकार छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जैसे आप कहीं पे दुकान डाल लीजिए, उसमें कोई छोटी छोटी सौदाएं बना लीजिए, डेयरी छोटी सी खोल लीजिए, चक्की चला लीजिए। ये सारी चीजों को सरकार उनको सहायता करेगी, प्रोत्साहित करेगी, ना कि जाके गवर्नमेंट का डंडा पेलेगी आप क्यों बना रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत हम देखते हैं नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। देश का हर व्यक्ति के लिए सिविल संहिता का मतलब होता है संविधान। हर व्यक्ति के लिए एक समान संविधान। ये नहीं है कि अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, सरकारी अधिकारियों के लिए अलग और अन्य के लिए अलग, ये सब कुछ नहीं चलता है। फिर अनुच्छेद 46 में देखते हैं SC ST और दुर्बल वर्गों, दुर्बल यानी कि कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। अब हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कई वर्ग हैं, जिसमें से SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग है। इनको शिक्षा के मामले में ऐतिहासिक दौर से ही बहुत पिछड़े रह गए हैं, तो संविधान उन्हें अधिकार देता है कि उनको कुछ आरक्षण दिया जाए जिससे कि वो आगे बढ़े। जैसे आपने देखा हुआ IIT वगैरह के आरक्षण जो मिलता है वो इसी हम कह सकते हैं एक्ट के तहत, अनुच्छेद के तहत उनको मिलता है। फिर अनुच्छेद 47 में देखा गया है पोषाहार स्वास्थ्य सुधार करने और राज्य का कर्तव्य होगा। आप हर गवर्नमेंट का ये हम कह सकते हैं ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के अंदर देखें कि जो कुपोषण से रहित बच्चे, कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, गरीबी से बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा, ये सारी के सारी जो समस्या हैं सरकार का ये दायित्व बन रहा है उनको खत्म करे, उनको निपटाए, यानी कि अच्छा पोषाहार दे, अच्छा स्वास्थ्य देखे, उनका ये राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में देखते हैं कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि के बारे में सरकार को विशेष जो भी पॉलिसी आती है वो उसी के अंतर्गत आती है। फिर अनुच्छेद 49 आता है, उसमें सरकारी स्मारकों का संरक्षण है। सरकार का दायित्व बन रहा है जितने भी सरकारी स्मारक है उनका संरक्षण करे, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे किसी का महल हो, न कि उनको जाकर धर्म के आधार पर तोड़वा दे या कोई और हम कह सकते हैं कोई और कारण की वजह से उनको तोड़वा दे, ये संभव नहीं है। फिर आज उसके बाद अनुच्छेद 50 के अंतर्गत देखते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। हम जानते हैं संसद अलग है और हमारा जो न्यायालय है वो अलग है, हर किसी के बराबर अधिकार हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई किसी के हम कह सकते अंदर नहीं है। अनुच्छेद 51 और अंतिम इस क्लास का अंतिम वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करेगी। हर गवर्नमेंट को, जो भी इंडिया के अंतर्गत गवर्नमेंट बनती है, उनको ये संविधान हमारा निर्देश देता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां उनको माने,
ना कि मिसाइलें बनाए, पाकिस्तान पे दाग दे, बांग्लादेश पे दाग दे, चाइना पे दाग दे, नहीं, ये नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखे, शांति को बनाए रखे। लेकिन हमारा देश ये भी प्रावधान करता है कि विशेष परिस्थितियों में इन सारी चीजों को अपनी सुरक्षा को लेकर प्रयोग कर सकता है, अपनी सुरक्षा संरक्षा को बनाए रख सकता है। तो ये था आज का चैप्टर। मैंने इन्हें जल्दी से इसलिए बता दिया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे जो बनने वाले हैं वो मौलिक अधिकारों से बनने वाले हैं, उसे आप अच्छे से किताब से पढ़ लीजिए, इससे भी पढ़ लीजिए। और मैंने तो मैक्सिमम सब सारी चीजें इसमें अटेंड कर दी हैं। एक चीज जो बताने को रहेगी वो ये है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार तो सारे के सारे इसी में छिपे हैं, नहीं तो पुलिस बल उनको आराम से अरेस्ट कर सकता है, लोगों को परेशान कर सकता है, ये सारी चीजें थी। तो मैंने राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनको जल्दी जल्दी बताया, और ये भी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैंने कैसा आपको समझाया ये जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसी के साथ साथ थैंक यू।